हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो जो सब्जेक्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। तो चैप्टर सेकंड में हम लोग आज पढ़ेंगे डिज़ाइन के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन का मतलब होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी बिल्डिंग हम बनाएं वो सेफ़ रहे, वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो डिज़ाइन में हम क्या क्या चीज़ फाइंड करते हैं। तो जब भी एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, मान लीजिए आपको एक बीम का डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि इस बीम पर इतना लोड गिवन है। आपको ये पता रहेगा कि कितना लोड इस बीम पर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको उसकी डायमेंशंस पता करनी होंगी उस बीम की, उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब सरिया कितने प्रोवाइड कर रहे हो वो चीज़ आपको निकालनी होगी। स्पेसिंग ऑफ बार्स, मतलब जो भी आप स्टील बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बीच का दूरी कितना है। और चौथा चीज़ है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, कि कितने एरिया में हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन जब भी करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो भी मेथड हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो डिज़ाइनिंग में पहला जो मेथड हमें दिया गया है वो है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा मेथड है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड, और तीसरा मेथड है हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड है जिनकी हेल्प से हम किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में एक डिज़ाइनिंग जो हमें पढ़नी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़नी है और दूसरी हमें डिज़ाइनिंग पढ़नी है लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन में वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है, और यहाँ पर जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं ये कहाँ तक करते हैं, यील्ड पॉइंट तक ही करते थे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपने ग्राफ कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये इस तरह माइल्ड स्टील का बनाया गया था कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताया गया, जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो यील्ड स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस या यील्ड पॉइंट तक ही करेंगे। मतलब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेशन किया जाएगा वो केवल यील्ड स्ट्रेस तक ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। दूसरा बात इसमें ये बोला गया कि जब कैलकुलेशन हम यहाँ तक करेंगे तो देखिए ये वाला जो पार्ट है उसका यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। अब जो हमारे इंजीनियर्स थे उन्होंने सोचा कि जो भी मटेरियल है उसकी सारी स्ट्रेंथ को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कुछ ही स्ट्रेंथ को हम यूज़ कर पा रहे हैं। कहाँ तक स्ट्रेंथ को यूज़ कर पा रहे हैं, जहाँ तक उसका यील्ड स्ट्रेंथ है। तो अब इंजीनियर्स ने एक दूसरा मेथड डिज़ाइन किया। उस मेथड को हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अभी प्रीवियस पेज में आपको दिखाया गया था, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। उसमें जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो इस पॉइंट तक कर रहे थे अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता था आपका क्या होता था, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 2 मेथड हम पढ़ रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा मेथड अभी आपको बताया था अल्टीमेट लोड मेथड था। दोनों में कुछ कमियाँ हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें सर्विसिबिलिटी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, किसको कंसीडर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो भी कंसीडरेशन किया जाएगा
वो सर्विसिबिलिटी को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब सर्विसिबिलिटी क्या होती है, तो देखिए मान लीजिए हमने एक बीम बनाया, ठीक है, और बीम पर हम लोग क्या करते हैं, लोड अप्लाई किया। तो जब लोड अप्लाई करोगे तो बीम में क्या होता है, बेंडिंग होता है, और जब बेंडिंग होगी उसमें, तो उसमें जो प्लास्टर था वो क्या हो गया, छूट करके गिर गया। अब हम वहाँ पर बोलेंगे कि अब मटेरियल में किसका जो रिक्वायरमेंट है वो किसका है, सर्विसेबल अब नहीं है, ठीक है। तो बट अल्टीमेट जो स्ट्रेस मेथड था उसमें क्या किया गया, उन्होंने लोड को कंसिडर किया। यहाँ पे देखिए लोड को हम नहीं देख रहे थे, टोटल लोड को हम कंसीडर कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो कहाँ तक कर रहे थे, यील्ड स्ट्रेस तक ही कर रहे थे। तो अल्टीमेट जो स्ट्रेस मेथड था उसमें हमने सर्विसिबिलिटी को कंसीडर नहीं किया। वहाँ पे जो भी हमने कैलकुलेशन किया, जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, वो किस पॉइंट तक लिया हमने, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक किया। तो ये दोनों डिफेक्ट थे। अब इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने एक नया मेथड डिजाइन किया, ठीक है। उस मेथड का नाम है हमारा लिमिट स्टेट मेथड, उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो जो पहला मेथड है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसको पढ़ते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है यह एक ओल्ड मेथड है, या तो कह सकते हो ट्रेडिशनल मेथड है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग जो वेरिएशन देखते हैं कंक्रीट और स्टील में, वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्टील इज एज्यूम्ड टू बी लीनियर। तीसरा पॉइंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज एज्यूम्ड दैट द स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील डू नॉट एक्सीड देयर परमिसिबल वैल्यूज, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में बताते हैं कि ये स्लैन का मतलब क्या है आपका। तो यहाँ पर जो परमिसिबल वैल्यूज हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं, जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंसीडर करेंगे, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जहाँ पर हम डिजाइनिंग करते थे किस पॉइंट तक करते थे, यील्ड स्ट्रेस तक करते हैं या यील्ड स्ट्रेंथ तक करते हैं। उसको यदि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, परमिसिबल स्ट्रेस। उसी लाइन का ये मतलब है, ठीक है। अब आगे हम एजम्पशंस पढ़ते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, इसके बाद कैलकुलेशन सीखेंगे हम पूरा। अब जो एजम्पशंस हैं ये देखिए आपके डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला एजम्पशन ये है, देखिए बहुत सारी जो भी डिराइवेशन कभी बनाया जाता है तो हर जगह पे लगभग यही माना जाता है, होमोजीनियस। तो जो हम डिज़ाइन करेंगे उसमें भी यहाँ पर माना गया है कि कंक्रीट इज़ एज्यूम टू बी होमोजीनियस। जो कंक्रीट है वो हमारा कैसा मटेरियल होना चाहिए, होमोजीनियस मान करके हम उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है, जो समान तरीके से, मतलब बनने के बाद एक ही तरीके का दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेन वेरिएशन जो हमारा होता है वो लीनियर रहना चाहिए, कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। तो इसको जैसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये हमारा हाथ है और इस पर हमने कोई पार्ट ऐसे रख दिया है, तो इसको देखिए यदि मूव करा रहे हैं तो ये हमें इस सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा वेरिएशन होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। जैसे आपका कोई बीम है ये, ठीक है, ये इस पर हमने लोड अप्लाई किया, ये बिफोर बेंडिंग है, ठीक है। इसके बाद जब हमने इस पर लोड अप्लाई करने के बाद इसमें जब वेरिएशन देखा तो देखिए ये किस तरह हो गया, फिर से ये इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है देखिए ये सरफेस लगभग सेम ही है, ठीक है। इनमें वेरिएशन जो देखने को मिलेगा वो लीनियर देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि टेंशन इज इंटायरली टेकन बाय स्टील नन बाय कंक्रीट। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये मान के हम चल रहे हैं, जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे उसमें ये चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो जब हम बीम या कोई भी कॉलम या कोई अदर पार्ट हम बनाते हैं बिल्डिंग का, तो जहाँ पे हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी हमारा टेंशन साइड होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाया जैसे मैंने यहाँ पे, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे आपने कंप्रेशन देखा और ये आपका क्या हो गया, टेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो टेंशन साइड में जो हमारा
स्टील प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। टेंशन साइड में जो हमारा स्टील प्रोवाइड किया गया है वो पूरी तरह बियर करेगा जो टेंशन उस पर आ रहा है, ठीक है। कंक्रीट थोड़ा भी बियर नहीं करेगा, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब है। चौथा पॉइंट आपका है नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट। देखिए जब भी हम इसकी कास्टिंग करते हैं तो स्टील और कंक्रीट में पहले से हम उसमें कोई स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील और कंक्रीट का क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। तो ये आपकी मान्यताएं हो गई वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, इनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे अब हम यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिज़ाइन करते हैं वो किस पॉइंट तक करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ तक ही करते हैं, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस कैसे पता करेंगे हम? परमिसिबल स्ट्रेस को हम पता करने के लिए जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब जैसे आपका कोई ग्रेड है FE 250, ठीक है, और ये आपका स्टील का ग्रेड है। इसी तरह कंक्रीट का ग्रेड हमने ले लिया M20। यदि इस स्टील के ग्रेड में FY हमारा कितना गिवन है 250, उसको यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस। उसी तरह आपका कंक्रीट के लिए ये कितना गिवन है M20 यहाँ पे आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यदि उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा दें तो हमें परमिसिबल स्ट्रेस पता चल जाएगी। अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना लेना है, तो इसके लिए हमें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो कंक्रीट होता है, ठीक है, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 3 लेके चलना है। और उस समय कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंक्रीट में बेंडिंग होना चाहिए, जो कि बीम में आपको देखने को मिलता है। उसी तरह स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हमें चलना है वो आपका होना चाहिए 1.78, ठीक है। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा परमिसिबल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पर जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ थी उसको हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या पता चल जाता है, परमिसिबल स्ट्रेस। उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा CBC। तो यहाँ पे सिग्मा CBC देखिए जो हमने लिखा हुआ है सिग्मा CBC। C मीन्स यहाँ पर होता है क्या, कंप्रेशन। C मीन्स क्या होता है आपका, कंप्रेशन, ठीक है। B आपका क्या होता है, बेंडिंग। C आपका कंप्रेशन होता है, वह है यहां पर वो होता है कंक्रीट। और सिग्मा किसको डिनोट करता है, आपका स्ट्रेस को डिनोट करता है। तो ये देखिए जो हमने लिखा हुआ है सिग्मा CBC, ये आपका हो गया मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट को हमको किससे डिनोट करना है, सिग्मा CBC से। अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस फाइंड करने का तरीका ये है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पे 10। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना लेना है हमें, 3। तो 10 को इफ 3 से डिवाइड करा दें तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 3। तो यहाँ से देखिए M10 है तो उसके लिए सिग्मा CBC का वैल्यू हमें कितना लेना है, 3 लेना है। उसी तरह 15, उसी तरह आपका क्या है 15 है, तो 15 को यदि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा देते हैं तो वैल्यू हमारा कितना आ जाता है, 5। ये देखिए, तो आप इसी तरह M20 का फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह M25 का फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेसेस निकाला किसका, कंक्रीट का। अब हम निकालेंगे किसके लिए, स्टील के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी गिवन हैं IS 456 2000। तो इसको रटने से अच्छा है कि फार्मूला जो भी हम बता रहे हैं उससे आप कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उस चीज़ को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील पढ़ेंगे। तो सेम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि जब परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग इसमें निकालेंगे स्टील में, ठीक है, तो हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ थी उसको किससे डिवाइड करा दोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से।
तो स्टील के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बताया था, 1.78। तो जैसे आपका ग्रेड है Fe 250, ये 250 को 1.78 से डिवाइड करा देते हैं तो नियर बाय हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, दूसरा इसी तरह Fe 415 ग्रेड के लिए जो आपको यील्ड स्ट्रेंथ लेके चलना है वो 230 हमें लेकर पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ जो है गिवन रहेंगी हमारी IS 456/2000, ये आपका कोड है। इसमें आप परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील और परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूलर रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, हिंदी में बोलते हैं इसे मापांक अनुपात, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो हमारा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसको मॉड्यूलर रेशियो को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता रहेंगी। ES जो हमारा स्टील होता है उसके लिए इसका वैल्यू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, और जो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम लोग पढ़ते हैं वो आपका रहता है 5000√fck। ठीक है, ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू कोड IS 456 में ये सारी चीज़ें आपकी गिवन है। देखिए, एक लेक्चर आपका बाद में हम बताएंगे, उसमें आपको कोड जो IS कोड है हमारा उसको रीड करना आपको बता दिया जाएगा उसमें। तो जो हमारा IS कोड 456/2000 है, ठीक है, तो उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है मॉड्यूलर रेशियो के लिए 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे हमें ग्रेड पता हो M20 कंक्रीट का, ठीक है, ग्रेड हमें गिवन है, तो वहाँ पे हम सिग्मा CBC का वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। इसका यूज़ क्या है फिर, इसको हमने इसको इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं। देखिए, जब कंक्रीट और स्टील का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, बट हम इस रेशियो की हेल्प से या इस मॉड्यूलर रेशियो या मापांक अनुपात की हेल्प से हम उन दोनों मटेरियल को एक मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ यही पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर है। इसके बाद आगे का जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।